ध्यान के दौरान बाधा पहुंचाने वाले विचारों के साथ क्या किया जाए? जब हम हार्टफुलनेस ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं तो हमारे मन के लिए यह बहुत स्वाभाविक है कि वो विचारों के कारण इधर उधर विचलित हो जाए। ये ध्यान की अस्थायी अवस्था है। अभ्यास के साथ हमें एहसास होता है कि हम आंतरिक शांति को पाने में बेहतर होते जा रहे हैं। विचारों से निपटने का एक तरीका है कि हम उन्हें किसी दूसरे के विचारों की तरह समझें और इस तरह उन विचारों और स्वयं के बीच दूरी बना लें। हम सब ने किसी न किसी समय इस बात का अनुभव किया होगा जब कोई हमें परेशान करता ही रहता है, चाहे हमने उन्हें कितना ही अकेले छोड़ देने के लिए कहा हो। हमने उन्हें यह बताने का भी प्रयत्न किया होगा कि वो ऐसा करना बंद कर दें, पर इसके बाद भी हमने पाया कि वो प्रत्युत्तर देते हैं, तर्क करते हैं तथा हमें और अधिक परेशान करने का कोई अन्य कारण ढूंढ लेते हैं। और तब शायद हम ये जान पाए कि उनकी उपेक्षा करना ही उनके साथ व्यवहार का सर्वोत्तम तरीका था। अब वे शीघ्र ही हमारी बात समझे और थक कर उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। ठीक यही विचारों के साथ भी कार्य करेगा। यदि हम उन पर कोई ध्यान देते हैं, हम उनमें उलझ जाते हैं और हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। इसका उपाय है मन को सहज रूप से अलग कर लें, विचारों की उपेक्षा करें और अपने ध्यान को फिर उस मूल विचार पर केंद्रित करें जिसके साथ हमने ध्यान शुरू किया था, हृदय में प्रकाश का विचार। I have traveled so many places around the world and I've never felt such a positive atmosphere. Just blew my mind. From 1,000 different choices, you have to filter out and come to one. Yeah. Meditation can make it happen. You know, people can understand how important the meditation is, not just for the older generation, but also for the youth who are growing up and people like me, athletes. Meditation has to be such a key part of all our lives. We all seek happiness, Yeah, absolutely. right? So in order to enjoy what you have, instead of restlessness, you need some level of harmony inside. The stadium henceforth will be known as Rohit Stadium. Never stop dreaming. That is what I would say, and that is what I did when I was a kid. हम सभी अपने भीतर यादें लेकर चलते हैं। अगर मैं 2 और 2 कहूं तो आपने यही सीखा है कि 2 और 2 4 होते हैं, मगर 2 और 2 4 होते हैं ये सिखाते समय अगर आपके शिक्षक ने आपको मारा था वो भी आपको तुरंत याद आ जाएगा। और जब भी आपसे कोई पूछेगा कि 2 और 2 क्या होता है तो आप याद करेंगे कि आपको शिक्षक ने मारा था। ये हमारी भावनात्मक स्मृति बन जाती है। आप ये देखना पसंद करेंगे कि किस तरह से भावनात्मक स्तर पर बनी छापों को आगे लेकर न चला जाए। मैंने जब कुछ सीखा है, जैसे गाड़ी चलाना, ये हमारी ज्ञान संबंधी स्मृति है। ये मेरे अवचेतन मन में गहरा हो जाता है। लेकिन यदि मेरी ड्राइविंग के पहले दिन ही कोई दुर्घटना हो जाती है
तो ये एक भावनात्मक स्मृति के रूप में हमारे भीतर घर कर जाएगी। और इसके बाद मैं गाड़ी चलाने से हमेशा डरूंगा जब तक कि मैं अपने मन और हृदय से इस भावनात्मक स्मृति को हटा न दूं। मगर कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां हम कुछ खास तरह के एहसासों की ओर खींचे चले जाते हैं। ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड या किसी बॉयफ्रेंड से पहली बार मिलते हैं या पहली बार अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो स्थान यादगार होगा, जुहू या चांदनी चौक में। मान लीजिए फिर वो संबंध खत्म हो जाता है, तो जब भी आप चांदनी चौक या जुहू जाएंगे तो आपके दिमाग पर क्या असर होगा? दर्द। तो हम चीजों को, जगहों को, समय को, साथियों की घनिष्ठता को, परिस्थितियों को साथ लेकर चलते हैं। इन सभी के या तो सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव होते हैं। एक पारिवारिक वातावरण में ज्यादातर चीजें नियंत्रण में होती हैं। जहां एकता होती है वहां घनिष्ठता होगी ही, और साथ मिलकर हम एक दूसरे के विचारों को मजबूत बनाते हैं, जिससे एक परिवार साथ बढ़ सके। ऐसा एक अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं। आप चाहें या न चाहें, आप उन एहसासों को साथ लेकर ही चलेंगे। आप उन्हें आकर्षित करेंगे ही। ये सफेद कमीज पहनकर एक कोयले की खान में जाने जैसा है। इसमें से बिना काले धब्बे लिए बाहर निकलना मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अस्पताल में अपने किसी प्रियजन से मिलने जाते हैं तो जब आप बाहर निकलते हैं दुखी हो जाते हैं, आप उदासी का अनुभव करते हैं। आप एक धार्मिक स्थल पर जाते हैं और आप श्रद्धापूर्ण भाव से बाहर निकलते हैं। लेकिन यदि आपको धार्मिक स्थल पर ले जाने के लिए जबरदस्ती की जाती है और यदि आप नास्तिक हों तो यह आपके लिए एक सजा जैसा होगा। प्रत्येक वातावरण का हमारे ऊपर किसी न किसी तरह का प्रभाव होता है। तो पुरानी छापों को हमारे हित के लिए उपयोग किया जा सकता है या फिर वो सही निर्णय लेने में हमारे रास्ते की रुकावट बन सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि हम अपनी पुरानी छापों के परे चले जाएं। हर बार हम अपने आसपास एक नया ताजा वातावरण पैदा करें। इसी तरह स्मृति, याद करना या घटनाओं की छापें, ये सब पीड़ादायी हैं। यदि मुझे भावनात्मक स्मृति से छुटकारा मिल जाए तो मुझे अपने ज्ञान की स्मृति को बचाकर रखने में अधिक ऊर्जा मिलेगी, जो वास्तव में मेरे दैनिक जीवन में सहायक होगी। तो ये बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके हम इस भावनात्मक बोझ से छुटकारा पा लें। हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति में कई प्रक्रियाएं हैं। हम लोगों को उनके भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाने में सहायता करते हैं। इसके लिए एक खास प्रक्रिया है जो अभ्यास करने में बहुत आसान है, और कुछ ही दिनों के प्रशिक्षण से आप इस सिस्टम की सफाई कर सकते हैं। फिर जीवन सरल और उत्तम बन जाएगा। हमारी समस्या आसक्ति या अनासक्ति नहीं है। हमारी समस्या है प्रेम को समझना। हम प्रेम को गलत समझते हैं और इसे भावनात्मक जरूरतों के रूप में पहचानने लगते हैं। और भावनात्मक जरूरतें आजकल मुख्यतः इंद्रियजन्य सुख से उत्पन्न होती हैं। हमारी इंद्रियों को सुख देने की मांग। और जब ये होता है हम अपने अस्तित्व के मूल से दूर हो जाते हैं, आत्मा से। हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, दूसरों की आत्मा से भी। मतलब ये कि जब हम दूसरों की सहायता से अपनी इंद्रियों की तुष्टि की कोशिश कर रहे होते हैं तो उस क्षण हम स्वयं में मौजूद दिव्यता को नहीं पहचानते। हम दूसरों की गुलामी में होते हैं। इस तरह के प्रेम में कोई आजादी नहीं होती, इसमें सिर्फ बंधन होता है। इसीलिए ज्यादातर धर्म इस बंधन को अनासक्ति से काट देने की बात करते हैं। मैं अनासक्ति की सलाह नहीं देता हूं।
हार्टफुलनेस सभी को दिल से प्रेम करने के बारे में है। इसे दूसरे नजरिए से देखें। क्या आप मानते हैं कि ईश्वर प्रत्येक हृदय में है? क्या आपको भरोसा है कि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों को मिलाते हैं। इनके उत्तर एक साथ मिलाते हैं। तब फिर आप समझेंगे कि मैं उस दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रेम न करूं जिसके हृदय में भी ईश्वर मौजूद है। सभी मित्रों को नमस्कार। हार्टफुलनेस संस्था के मास्टर क्लास के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सीधे अभ्यास पर आते हैं और खुद को पुनः व्यवस्थित कर ध्यान की गहराई में जाने देते हैं। नमस्ते। हार्टफुलनेस अभ्यास के दूसरे दिन आपका स्वागत है। हार्टफुलनेस अभ्यास का दूसरा चरण सफाई या आंतरिक नवनीकरण, जिसको हम शुद्धिकरण भी कह सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? हम सफाई किस तरह कर सकते हैं? इन 3 दिनों के मास्टर क्लास के दौरान हम प्राणाहुति को ग्रहण करने योग्य हो चुके हैं। किसी तरह हम सफाई करने की भी योग्यता रखते हैं। हमारे पास वह क्षमता, जानकारी और टेक्निक है कि हम इन दैनिक छापों को हटा सकें। हमारी दैनिक गतिविधियां बड़ी मात्रा में जटिलताएं और अशुद्धियां पैदा करती है और फिर ये किसी न किसी रूप में हमारी चेतना को प्रभावित करती है। यह हमारे हृदय और मन पर असर डालती है और आगे चलकर यह हमारी ध्यान मग्न चेतना को प्रभावित करती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप सभी तैयार हैं तो हम यह प्रक्रिया अभी शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि इस प्रक्रिया को उस समय किया जाए जब आप घर वापस आ चुके होते हो। मैं एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट हूँ।
मैं सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कार्य किया करता था और जब तक मैं घर पहुंचता था और तौर पर रात के 8 बजे हो जाते थे। 7:15 बजे तक मैं अपने कमरे में बैठ जाया करता था और ये सफाई की इस बढ़िया प्रक्रिया को पूरा करता था। चलिए शुरू करते हैं सफाई की इस प्रक्रिया को करने की। इससे हम इस तरह करते हैं जैसे कि हम ध्यान के समय करते हैं। अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें। यहाँ हमें शरीर के पिछले हिस्से पर ध्यान देना है। सिर के ऊपरी हिस्से से रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे यानी तेलबोन तक पूरा पीछे का भाग। हमें सोचना है कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर जा रही है। यह एक तरह का संकल्प है कि ऐसा हो रहा है, यानी जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर जा रही है। कहाँ से? पिछले हिस्से से। कल्पना कीजिए कि सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर तेलबोन तक ये हिस्से से बाहर जा रही है। और कैसे बाहर जा रही है? हम सोचना है कि वो धुएं के रूप में बाहर जा रही है। तो चलिए इस प्रक्रिया को जिसे हम कर रहे हैं दोबारा सोचते हैं। बहुत सिंपल है, आसान भी है। हमें सिर्फ संकल्प करना है कि ये जटिलताएं या अशुद्धियां मेरी पीठ से धुएं के रूप में बाहर जा रही है। इस प्रक्रिया को जारी रखिए। अगर आप ऐसा ठीक से कर पा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को तेज कर दीजिए। अब सफाई की इस प्रक्रिया में आहिस्ता से अगला चरण जोड़ दीजिए। कल्पना कीजिए कि हमारे हृदय में एक प्रकाश उतर रहा है। ये जो सेकंड स्टेप में आपको बता रहा हूँ वो जनरली शाम को जब हम 2/3 सफाई हो जाती है या सपोज हम 30 मिनट करना चाहते हैं और 20 मिनट के बाद सफाई के बाद ये ख्याल लाना है कि ऊपर से प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है और पूरी संरचना में फैल रहा है, पूरे बदन में फैल रहा है। अब यह पीछे की तरफ जा रहा है और जटिलताओं अशुद्धियों को हटाने में मदद कर रहा है। यह प्रकाश अब उस खालीपन को भरने में मदद कर रहा है जो अशुद्धियों और जटिलताओं के हटने की वजह से पैदा हुआ। सफाई के अंत में एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि हाँ, अब सभी जटिलताएं और अशुद्धियां हट चुकी है और मैं बिल्कुल सरल एवं शुद्ध महसूस कर रहा हूँ। आज हम सफाई की इस प्रक्रिया को लगभग 10 मिनट ही करेंगे, लेकिन इसके बाद आपकी दैनिक जीवन में मैं चाहूँगा कि आप सफाई की यह प्रक्रिया कम से कम 20 मिनट तक करें ताकि आप इससे तुरंत नतीजों का देख सकें। अगर आपके पास समय है तो आप इस समय को बढ़ाकर 30 मिनट कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप सफाई की इस प्रक्रिया को एक बार में 30 मिनट से ज़्यादा समय तक करें। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज 10 मिनट तक सफाई करने के बाद मैं चाहूँगा कि आप हम सब ध्यान करें। जिस तरह आपने कल किया था वैसे ही वो लोग
जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, यानी जो मेडिटेशन पर आधारित पहले मास्टर क्लास में भाग नहीं ले सके, वे कृपया उसे ज़रूर देखें। लेकिन हम आपको संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि ध्यान कैसे करना है। कृपया अपनी आंखों को धीरे से बंद कीजिए और ख्याल रखिए कि दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में पहले से ही मौजूद है, जो मेरा ध्यान भीतर की ओर खींच रहा है। मैं आपको आज फिर प्राणाहुति का अनुभव करवाऊंगा कि प्राणाहुति से हमारा ध्यान कैसे बदल जाता है। लोग ध्यान तो करते हैं, लेकिन प्राणाहुति से क्या फ़र्क हम महसूस करते हैं, वो आपको वो अनुभव से उसका डिफरेंस बताना चाहता हूँ। कृपया अगले 15-20 मिनट तक इसी तरह बैठे रहिए। ध्यान समाप्त होने पर मैं बोलूँगा दैट्स ऑल। चलो हम ध्यान शुरू करते हैं।
बस कीजिए, दैट्स ऑल। ये सफाई पूरी हो चुकी है, ध्यान खत्म। अपने अनुभवों को, जो कुछ आपने महसूस किया, उन्हें अपनी डायरी में लिख लीजिए। हमें अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करने की जरूरत क्यों है? जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अनेक चीजों का अनुभव होता है। एक व्यक्तिगत डायरी में इन अंतः प्रेरणाओं और अनुभवों को व्यक्त करना आवश्यक है। ध्यान के दौरान हमने क्या और कैसा अनुभव किया, इसे लिखने से ही अनुभवों को बारीकी से महसूस करने में गहन जागरूकता विकसित होती है। इससे हमारी गहन भावनाओं को सृजनात्मक तरीके से व्यक्त करने की हमारी क्षमता में भी वृद्धि होती है। हमारे अनुभवों की विविधता हमारे दैनिक अभ्यास में हमारी रुचि को विकसित करने में सहायक हो सकती है। पर्वत पर चढ़ते समय सड़क पर बार बार आने वाले मोड़ और घुमाव के कारण हम उस मार्ग को मुश्किल ही देख पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान अपनी यात्रा की तात्कालिक स्थिति पर ही केंद्रित रहता है। लेकिन जब हम पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो हम पीछे मुड़कर उस घुमावदार सड़क को देख सकते हैं जिस पर चलकर हम यहां तक पहुंचे हैं। जब हम हार्टफुलनेस अभ्यास के अपने अनुभवों को फिर से पढ़ते हैं तो हमारी जानकारी, समझ और दृष्टिकोण का विकास होता है। अपने अनुभव के उपयोगी होने के संबंध में इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। कई बार परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इस सतत होने वाले परिवर्तन को देख पाना प्रायः मुश्किल होता है। ध्यान के अपने अभ्यास के कारण हम विविध आंतरिक कौशल का विकास करते हैं जिनके बारे में हम सजग नहीं होते। जो कुछ हमने लिपिबद्ध किया है, जब हम उसे फिर से पढ़ते हैं तो हम समय के साथ हुई अपनी उन्नति के लिए कृतज्ञता और विस्मय का अनुभव करते हैं।